हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो हमारा 4th यूनिट है पॉलिटी का आजीविकाएं। ठीक है, तो इसमें हमने अभी देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविकाएं के साधन क्या क्या है। दैट मीन्स कि गांव के लोग जो होते हैं वो अपना जीवन यापन किस किस प्रकार से कैसे कैसे काम करके करते हैं। ठीक है, हर एक का काम अलग अलग होता है। वही गाँव में कोई रहने वाला व्यक्ति रामलिंगम जैसे होता है, पैसे वाला होता है, वहीं कोई तुलसी जैसे या कि कोई शेखर जैसे होता है। ठीक है, जिसके पास थोड़ा सा जमीन हुई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोग किसान ही रहते हैं। ठीक है, जो खेती किसानी करते हैं या मजदूर लोग ही ज़्यादातर आपको देखने को ऐसे ही लोग मिलेंगे। हाँ, कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं कि गांव में भी कुछ पैसे वाले देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उनकी भी स्थिति ठीक ठाक होती है घर की, मतलब कि उनका जीवन यापन अच्छे से चल जाता है। बट बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है। ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं जिनके पास, यदि वो जब तक काम करते हैं तो उनके पास खाने को रहता है। हमने क्या देखा कि तुलसी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि कैसे तुलसी जब तक मजदूरी करती है तभी तक उसका खर्चा चलता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कुछ ही महीनों तक, क्योंकि ये मौसमी उनकी रोजगार होता है, कुछ महीनों बाद उनको रोजगार नहीं मिलता है तो फिर उसके हस्बैंड को मिल में काम करने जाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने शेखर की कहानी देखी कि उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी। 2 एकड़ ज़मीन में हालांकि उसके पास जो भी 60-70 बोरे होते थे, 60 बोरे हमने देखे कि उसमें उसको मिलता है बोरी। लेकिन उसके बाद वो जो कर्ज लिया था तो उसको कर्ज को भी चुकाना होता है, तो उसके पास ओनली 8 महीने का ही खाने का बचता है। तो वो क्या करता है कि उसको जाके दे आता है, मतलब कहाँ पे उसको भी कमाने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो फिर जो रामलिंगम की धान की मिल थी वहाँ पे काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कर्ज लेने पर क्या होता है, कैसे किसान एक टाइम बाद हताहत होके आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं जो भी कर्ज लेते हैं। क्योंकि कृषक लोग जो होते हैं वो जब बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। ठीक है, बट जब फसल अच्छी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं दिखता और वो आत्महत्या करते हैं। आप में से जो भी रेगुलर कंटिन्यू न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा होगा या आप टीवी में, रेडियो में कहीं भी न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको बिल्कुल ये सुनने को ज़रूर मिलता होगा कि यहाँ के किसान ने ओला के कारण या ज़्यादा बाढ़ आने के कारण आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी फसल पूरी नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो यही सब कारण होते हैं। देन अब हम बात करेंगे रामलिंगम और करूथम्मा की, जो वहाँ के गांव में खेतिहर लोग थे। इनकी अब बात कर लेते हैं कि इनका जीवन यापन कैसे चलता था। ठीक है, अभी तो हम उन 2 गरीबों की देखते हैं। देन अब इनकी बात करते हैं कि ये अपना जीवन यापन कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम बात करें तो ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है। ठीक है, और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि रामलिंगम के पास ज़मीन भी है अच्छी खासी, और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान भी है। ठीक है, वहाँ जहाँ बीज मिलता है, यानी कि ये समझिए कि मतलब पूरे जो गांव के हैं उनको कर्ज भी दे रहा वही बंदा, वही बीज खाद उसी के दुकान से ले जाओ, आप उसी के खेत पे काम करो। ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हाँ, गरीब लोगों से काफ़ी अच्छी थी। तो उसके पास दुकान भी रहती है, चावल की मिल भी है, जिसमें वह अपना पैसा लगाता है, और पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। ठीक है, वो क्या करता है, अपना खुद का पैसा लगाता है, थोड़ा बहुत जो भी कमी हुई तो जो सरकारी बैंक होते हैं वहाँ से लोन ले लेता है। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि कलपट्टू और आसपास के जो इलाके वहाँ से ही, गांवों से ही धान खरीदते हैं। मील का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। जो रामलिंगम की मील थी वहाँ पे जो चावल होता था, जो भी वहाँ पे लाते थे चावल अपना, तो वहाँ का जो चावल था कहाँ बेचा जाता था, आसपास जो शहर थे उन व्यापारियों को, शहरों के व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि रामलिंगम के पास क्या था कि ज़मीन भी थी, दुकान भी थी कीटनाशक की और बीज की, उसके अलावा उनके पास एक मिल भी थी, धान मिल थी। ठीक है, यानी कि उनका जीवन यापन काफ़ी अच्छा उनका और उनके परिवार का चल रहा था। लेकिन तुलसी का और शेखर का हमने देखा कि यदि वो एक दिन भी मेहनत ना करे तो दूसरे दिन घर का चूल्हा नहीं जलने वाला था।
देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भारत के जो खेतीहर मजदूर और किसान हैं उनकी क्या ही स्थिति है। तो यहाँ पे हम बात करें यदि, तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हालांकि एक ही गांव का एग्जाम्पल दिया गया है, बट यहाँ पे यदि हम बात करें टोटल भारत की, जो हमारी टोटल कंट्री है उसके बारे में कि कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं, तो शेखर की तरह के छोटे किसान हैं, ठीक है, और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं, ठीक है। अब ये आंकड़ा यहाँ पे आप अपनी नोट्स में जो भी बना रहे हो लिख सकते हो कि भारत में प्रत्येक 5 में से, ठीक है, यानी कि प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं, यानी कि 5 घर में से 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं, और उनमें से भी 2 परिवार किसके हो जाएंगे, और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों की खेतों में निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितने हमारी टोटल कंट्री की बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या है कि भारत में जो प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार, यानी कि 5 में से लगभग 2 परिवार जो है वो क्या है, खेतीहर मजदूर है, यानी कि जिनके पास जमीन है थोड़ा बहुत, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे तुलसी की तरह। देन उसके बाद अब हम बात करें शेखर जैसे छोटे किसानों को ले लें, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि शेखर के पास जितना होता था उसमें से साल में 12 महीने होते थे, लेकिन उसके लिए सिर्फ 8 महीने का ही जो बच पाता था, ठीक है, सब कुछ इधर उधर लेने देने के बाद उसके पास 2-3 मतलब 4 महीने की कमी पड़ ही जाती थी। तो यहाँ पे वही इसी का एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे यदि हम बात करें कि शेखर जैसे किसानों को ले लें, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी वो बहुत छोटी पड़ जाती थी, ठीक है। भारत के 80% किसानों की यही हालात है, ठीक है। आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी यदि ऐसे आप लिखते हो तो काफ़ी आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो भारत के सबसे पहले हमने देखा कि भारत में प्रत्येक 5 परिवारों में से 2 परिवार क्या हैं, खेतीहर मजदूर हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लिख सकते हैं कि भारत के 80% किसानों की, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि भारत के 80% किसानों की यही हालात है। भारत में केवल 20% किसान, यानी कि 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है, आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत के 80% किसान की हालत कैसी है कि एक खेतीहर मजदूर के टाइप के हैं, ठीक है। जो 80% किसान हैं वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, या उनके पास सिर्फ उतनी ही ज़मीन है जितनी कि मतलब उनका पूरा पूरा गुजारा भी नहीं हो सकता, ठीक है। उनके परिवार का पूरा पूरा उस ज़मीन के मत्थे जीवन यापन भी नहीं हो सकता है पूर्ण रूप से, यदि वो बाहर से पैसा नहीं कमाते तो। और 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि रामलिंगम जैसे बड़े पैसे वाले हैं या बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर क्या किए रहते हैं कि गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि, ठीक है। जिनके पास अब पैसा आएगा वो कई सारे काम कर सकता है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, अब वो जिनके पास खाने के लाले पड़े हैं वो क्या फैक्ट्री शुरू करेगा, बट जो भी बड़े किसान हैं तो उनके पास जो क्या कर देते हैं, वो दुकान चलाना हो गया, सूद पर पैसा देना हो गया, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि काम कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि 80% होने का कारण जो है वो मेन रूप से ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि ज़्यादातर जहाँ अच्छे खासे परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में, या कि जो पैसे वाले, उनमें ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। वो मतलब जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करते हैं, बट जो गरीब तबके के होते हैं या निम्न कास्ट के होते हैं वो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। वो ये मान के बच्चे पैदा करते हैं कि चलो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उतना ज़्यादा घर में आय होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और ज़मीन का जो हिस्सा है, जहाँ सपोज हमने देखा कि शेखर के पास 2
एकड़ ज़मीन थी, ठीक है। अब शेखर के मान लो कि 2 ही बच्चे हो गए, तो 2 बच्चों में ज़मीन कितनी बँट गई, 1-1 एकड़ बँट गई। अब उन दोनों बच्चों में से जहाँ शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन में शेखर का गुजारा नहीं हो रहा था, वहीं अब उसके दोनों बच्चों में 1-1 एकड़ ज़मीन ही मिली, ठीक है। अब 1 एकड़ जो 1-1 एकड़ ज़मीन है, अब उनमें से ये सोचो आप कि जब उन बच्चों की फैमिली हुई तो उनका फिर कैसे गुजारा होगा। जब शेखर का नहीं हो रहा था तब तो पहले कम महंगाई थी, ठीक है, अब तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे इनका फिर गुजारा होता होगा। इनका सबसे बड़ा रीज़न बोले तो यही है। और ये क्या कर सकते हैं, ये कभी ऊपर उभर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा कर्ज रहता है, ये इतना ज़्यादा ऑलरेडी दबे हुए रहते हैं लोगों से कि इनको बस इतना रहता है कि खा ले और कमा ले, और डेली का अपने अच्छे से अपने मनपसंद कपड़े भी ढंग का नहीं पहन सकते ये लोग, ठीक है। और ये कभी भी ऊपर उठने की कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं उठ पाते, क्योंकि इनके पास इतनी मजबूरी आ जाती है। आप सपोज यहीं पे देखिए, जो ज़्यादा पैसे वाला है, यदि आपके पास मजबूरी हुई, आपको लड़की की शादी करनी है, तो आप ज़मीन बेचोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक तो 2 एकड़ ज़मीन है, ऊपर से आपके पास उतने में से भी खाने को नहीं हो रहा, ठीक है, आप कर्ज ले रहे हो। और यदि सपोज किसी के घर में लड़की हुई या कोई और मजबूरी आ गई तो उसको ज़मीन भी बेचनी पड़ती है, तो वो उसको ज़मीन को बेच दिया। अब वहाँ पे ज़मीन लेने वाला कौन होगा, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो अच्छा खासा जिसकी दुकानें चलती होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, ज़्यादातर वही ज़मीन लेंगे। तो यहाँ से अब जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी, अब वो 2 एकड़ ज़मीन को ही बेच दिया। अब उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, वो भी तुलसी जैसे फिर हो जाता है, ठीक है, यानी कि भूमिहीन हो जाता है। लेकिन जो पैसा वाला होता है या खेतिहर होता है, उसके पास इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी आय बढ़ती ही जाती है, ठीक है। यानी कि हाँ, यदि कोई ज़मीन बेच रहा है, हमने देखा, तो वो ले सकता है उसको, तो उसकी आय लगातार बढ़ती ही जाएगी। धनवान हमेशा धनवान ही होते जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है ऐसा, ठीक है। वो होना नहीं चाहते, कोई ये नहीं सोचता कि मैं गरीब रहूं या क्या रहूं, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। बहुत ही ऐसे रेयर केसेस जब बच्चे निकल के आगे जाते हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर एक के लिए कोशिश कर रही है, बट बोले तो यहाँ से गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक आते आते यहाँ पे या ऐसे समझो अब, ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है, यहाँ तक आते आते वो एकदम से इतना बचता, इतना, ठीक है, जो कि हम कहें कि किसी भी देश के एकदम से कोने में बैठे हुए व्यक्ति तक मिल जाए, तो वहाँ से सिर्फ इनको सिर्फ इतना ही मिल पाता है। तो इतने में से तो इनका पेट भरने वाला नहीं है। बस ये है कि गवर्नमेंट जो स्कीम निकाल रही, तो हम सुनते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ठीक है, सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो जनता तक मतलब सही मायने में पहुँचते पहुँचते उनका 100 रुपये भी कायदे से नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। उनके लिए भी उसको इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि वो बोलता चलो जाने दो, हो गया। तो गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। हालांकि कोशिश करें तो बन सकते हैं, बहुत से ऐसे अपवाद हैं, बट कोशिश करने पर भी वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है, क्योंकि वो अपना पुराना ही चुकाते रह जाते हैं, नया कुछ करने का उनको मौका ही नहीं मिलता है। अब आगे बात करें, आई होप कि वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें तो हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो तमिलनाडु का एक गांव था कलपट्टू, वहाँ में पे होने वाली खेती के बारे में देखा। ग्रामीण क्षेत्रों की खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण खेती यानी कि गांव में खेती करने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगल की उपज और पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें तो मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। ये भी एक आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें से क्या है कि आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो कि जैसे मध्य भारत में बात करें, मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पे आप क्या लोगे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे आप बात करोगे, आपको हालांकि मैप आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने मध्य भारत बोला तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मध्य भारत में कौन कौन से स्टेट आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हालांकि ये मैप नहीं बहुत मतलब बन गए, रुको मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ करके, ठीक है,
सपोज ये मैप है, ठीक है, आप समझ लो कि ये मैप है, यहाँ पे मध्य भारत है, ठीक है। तो ये समझो आप लोग कि मध्य भारत में जो होता है, क्या होता है कि कुछ गांवों में खेती के साथ साथ जंगलों की उपज पर ही दोनों आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय के में मदद करते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि जो शेखर था वो गाय का दूध बेचता था, ठीक है, उसके पास एक गाय थी, उसका भी दूध बेचता था, तो कुछ उसका खर्चा चल जाता था। वैसे ही है कि ये पेड़ पौधों पे आधारित रहते हैं, मतलब जंगल पे, जैसे कि महुआ बीनना हो गया, महुआ भी बेच के आदमी गुड़ ले लेते हैं या शक्कर, या कि ऐसे ही पैसा दे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कि तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, कि तेंदू के पत्ते, आप में से तेंदू शायद जानते हो, शायद अब नहीं देखने को मिलता ज़्यादातर तेंदू के पेड़, तो तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं, ठीक है। खेती के अलावा भी यदि कोई ऐसा काम करता है तो वो हमारे लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बट थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह सरकार, मतलब कि सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है, ठीक है। आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में गाय भैंस होगी, बिल्कुल होगी। मैं नहीं कहती कि आप सभी लोग शहर के होंगे, ठीक है, और आप में से बहुत से लोग होंगे, क्योंकि जो सिटी का बंदा होगा वो यूट्यूब पे देख के वीडियो नहीं पढ़ता कि मतलब यूट्यूब पे चला के अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा सुविधा अवेलेबल होती है कि वो हर एक व्यक्ति मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है या कि खुद से सेल्फ करते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो बहुत ही बच्चे मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती है, ठीक है, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मुझे हर एक परिस्थिति पता है कि क्या कैसे होती है और कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है जब आदमी ऊंचा उठना चाहता है, ठीक है। जब तक आप दबे हो तो दबे रहो, लेकिन जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं होता है, हमारे आसपास में सब भटकाने वाले ही होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। खैर ये टॉपिक दूसरा है। यहाँ पे हम आते हैं कि क्या होता है कि दूध बेचना भी कई लोगों की आजीविका कमाने का साधन बन सकता है, ठीक है। आप में से कई लोगों के घर में गाय भैंस होगी, तो यहाँ पे दूध बेचा जाता है और दूध बेच के क्या करते हैं, जो भी पैसा मिलता है वो भी उनके एक आजीविका का साधन ही है, ठीक है। आप जहाँ से भी, मेन रूप से ये समझो आप कि आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है किसी भी चीज़ से, वही वो सब क्या है, पैसा ही नहीं, ठीक है। मतलब कि खेती से हमको अनाज मिलता है ना, तो मतलब जो हमारे लिए आवश्यक है वो चीज़ें हमको कहीं से मिल रही, जैसे भी मिल रही, वो हमारे सभी आजीविका के साधन है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हम समुद्री तटीय इलाकों को देखते हैं यदि, तो पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। जो समुद्री इलाका होता है वहाँ पे पूरे के पूरे गांव वाले क्या करते हैं कि मछली पकड़ने में लगे हुए रहते हैं। अरुणा और परिबेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानेंगे, ठीक है। जैसे हमने तुलसी और शेखर के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अरुणा और परिबेलन के जीवन के बारे में कि वो मछली कैसे पकड़ते, क्योंकि जो समुद्री इलाका में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर मछलियाँ ही पाई जाती हैं। जो भी आप में से पहला वीडियो देखा होगा विविधता की समझ, वहाँ पे आपने देखा होगा कैसे केरल के क्षेत्र में लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, ये पूरा समुद्री इलाका, इधर से अरब सागर है, यहाँ पे ये अरब सागर है, ठीक है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि मतलब जो क्षेत्र, किसी भी जो भूभाग होता है, कोई भी भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसकी डिफिनेशन ये होती है कि कोई भी भूभाग जो कि तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो भारत को प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं, और इसका मेन रीजन आपको समझ में आ गया कि इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, तीनों ओर समुद्र। अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ के लोग ज़्यादातर जो होंगे वो क्या करेंगे, मछली पालने का ही मतलब मछली पकड़ने का ही काम करेंगे और उसी से अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें उत्तर भारत की, ठीक है, तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में हो गया या कि यहाँ पे जो हरियाणा पंजाब में हो गए, यहाँ के लोग मछली पकड़ने का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको समुद्री इलाका इनके पास है ही नहीं कि वो मछली पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसका भौगोलिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ का क्या कैसे इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करें तो समुद्री इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे जो गांव होते हैं मछली पकड़ने में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अरुणा और परिवेल की जब कहानी पढ़ेंगे परिवेलन की तो अच्छे से समझ में आएगा। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता था, ठीक है। ये जो दो नाम है, ये जो बंदे हैं ये कहाँ पे रहते थे, पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। और यहाँ पे बात करें इनके बारे में यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है अरुणा और परिवेल, ठीक है। थोड़ा सा इसका आप डायग्राम भी देख सकते हो कैसे लोग समुद्री इलाका में मछली पकड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नाव में जाल फेंक रहे हैं पानी में और मछलियों को पकड़ रहे हैं। एक नहीं, कोई गांव का एक बंदा नहीं, गांव के प्रत्येक बंदे का यही काम है क्योंकि उनके जीविका का आधार ही यही है, ठीक है। वो मछली पकड़ते हैं, फिर मछली बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा इनकी कहानी पढ़ते हैं तब डिटेल से में समझ में आएगा। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं, दैट मीन्स आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं, ठीक है। अब कलपट्टू हमने देखा था कहाँ पे था, तमिलनाडु में था। और जो पुदुपेट है वो भी बता रहा है यहाँ पे कि उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं, ठीक है। जो इनके घर हैं समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन यानी कि मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जो कैटा, इसको आप लिख सकते हो क्योंकि ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनकी मीनिंग याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यदि आपको कैटामरैन दे कहीं पे तो आप उसको समझ जाओ कि क्या बात कह रहा है, ठीक है। तो जाल और कैटामरैन यानी कि कैटामरैन के आगे डैश करके आप लिख लो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, ठीक है, की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं और गहमा गहमी का मतलब ये है कि जब पूरे गांव के लोग जाएंगे तो थोड़ा बहुत इनमें झटापटी होती है कि मैं यहाँ का लूँगा वहाँ का लूँगा, मतलब काफ़ी शोरगुल रहता है। और इस समय सारे कैटामरैन यानी कि मछुआरों की खास तरह की जो छोटी नाव होती हैं जो यहाँ पे दिखाई गई है ये नाव, ठीक है, ये इसको हम कैटामरैन बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या किया गया है कि वो लोग जो मछली पकड़ के आते हैं बाज़ार में ले जाते हैं, वहाँ पे औरतें बच्चे पुरुष जो भी होते हैं उनको मछलियों को खरीदते हैं, ठीक है। जो बता रही है तो यहाँ पे है अरुणा बता रही कि मेरा पति यानी कि परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे, ठीक है। वो बता रही है कि मेरे पति और मेरा भाई और जीजा मेरे बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो छोटी सी नाव है तो वहाँ पे वो इकट्ठे ही जाते थे। कौन कौन, और जो करुणा थी अरुणा, उसके पति, उसका भाई और जीजा, ये तो तीनों ही साथ में जाते थे, ठीक है। उस दिन वो घर लौट के नहीं आई थी तो वो काफ़ी चिंतित थी कि ये लोग कहाँ फंस गए क्योंकि तूफान आ गया था। आपको पता है कि समुद्र में कितना ज़्यादा तूफान आया था। हाल ही में अभी तूफान आया था तो आपको 2 तूफान आए थे, ठीक है। एक बंगाल में आया था और एक यहाँ पे आया था, ठीक है, गुजरात साइड आया था। तो दोनों तूफान के नाम आपको बताना है। जो चक्रवात आया था तो इसके नाम आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी बताओगे। हालांकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में उन दोनों ही तूफान के नाम बता चुकी हूँ और जो भी करंट अफेयर देखता पढ़ता होगा तो उसको ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग बताने की कि ये 2 तूफान कौन कौन से थे। और ये भी बताना, ऐसे मत बता देना कि ये वो, ठीक है। ऐसे बताना कि बंगाल और उड़ीसा
के क्षेत्र में जो तूफान आया था उसका नाम क्या था, और जो गुजरात वाले रीजन में आया था उसका नाम क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी है। ठीक है, वो बता रहे कि जो मछलियाँ पकड़ी जाती है उनमें से मैं परिवार के लिए कुछ मछलियाँ उठा के रख दी हूँ, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। ठीक है, नीलाम कर दूंगी मतलब कि बेच दूंगी उनको। ठीक है, इस तरह इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। वो बता रहे कि कुछ मछलियां वो खाने के लिए रख लेती है, क्योंकि वहाँ जब आजीविका का साधन यही है, तो जब सारे लोग यही काम करते हैं तो मतलब ये समझ लो आपकी खाते भी वो यही होंगे, क्योंकि जब सारा दिन वो यही काम करते हैं, कोई खेती किसानी नहीं करता है, तो फिर वहाँ तो अनाज तो बिल्कुल नहीं होता होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति करता है, मतलब हर जगह कहीं कहीं आबाद होते हैं। ठीक है, खेती किसानी भी वहाँ भी होती होगी, लेकिन मेन रूप से जो उनका आजीविका का साधन है वो मछली पकड़ना ही है। ठीक है, तो वो बता रही है कि नीलामी का मतलब आप ये समझना कि जैसे मछली पकड़ के ले जाके बाजार में बेच देना। ठीक है, तो नीलामी से पैसा जो मिलता है वह 4 भागों में बढ़ता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास नाव होगी, किसी की किराए पे नाव लेते होंगे, तो 3 हिस्से उसके होते हैं जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, और बाकी 1 हिस्सा उसका होता है जिसकी नाव होती है। ठीक है, चूंकि जाल कैटामैरान और उसका इंजन हमारे हैं। ठीक है, वो जो बता रही है करुणा, वो बता रही है कि उसमें जो जाल है और कैटामैरान और उसका जो इंजन है वो हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है। वो बता रही है कि बैंक से लोन लेके एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरान में लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये समझना आप कि कैटामैरान में इंजन भी लगाया जाता है, इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं कि ये लोग आसानी से समुद्र के दूर तक जाते हैं और वहाँ से इनको ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी से जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। ठीक है, कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। ठीक है, वो क्या बता रहे नीलामी का, यहाँ पे नीलामी में क्या होता है कि इकट्ठा मछलियाँ, ठीक है, जैसे उसने खूब सारी मछलियाँ पकड़ी, इकट्ठा ले जाके वो किसी को दे दी। ठीक है, जैसे बोले कि सब्जी मंडी में आप जाते हो बोली लगाने। ठीक है, कि सुबह सुबह जो मार्केट में गए आप, वहाँ पे बोल दिए कि 100 रुपये 50 रुपये में एक गट्ठा पूरा जो लगाए रहते हैं, तो जैसे यहाँ पे रखे आलू ही आलू, यहाँ पे टमाटर ही टमाटर, तो 1 बोरी 2 बोरी आप लोग जब लेते हो तो आपको सस्ते दाम में मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये है कि वो मछलियाँ ले जाती हैं, तो जो इकट्ठा थोक में लेता है उसको थोड़ा सस्ते दाम में दे देती हैं। फिर वो क्या करती हैं कि जो औरतें यहाँ से लेके जाती हैं वो फिर टोकरी में भर भर के ज़्यादा दाम में वहाँ पे अलग अलग गांव जाके बेचती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है। देन यहाँ पे बात करें तो वो लोग फिर क्या करते हैं, ये सारा काम करने के बाद शाम को जाल सुलझाते हैं जो उलझ जाती है, और कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ जाएंगे। ठीक है, कल सुबह 2 बजे रात को। ठीक है, तो कल सुबह 2 बजे समुद्र की तरफ फिर चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी एक समस्या खड़ी हो गई कि मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। अब यहाँ पे उनके बाद समस्या ये खड़ी हो गई कि अब उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। जब तक वो 8 महीने तक गए, ठीक है, उनका जीवन यापन अच्छे से चलता है। ये यहाँ पे औरतें लेके मछलियाँ बेच रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मछलियाँ रखी हुई हैं और ये खरीदार हैं। जैसे लोग सब्जी खरीदते हैं वैसे ही मछली खाने वाले मछली बड़े शौक से खरीदते भी हैं और खाते भी हैं। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन भी है मछली और फ़ायदा भी बहुत करती है, बट जीव हत्या करके क्या फ़ायदा। लेकिन वहाँ के लोगों का अब मजबूरी है खाना, इसलिए वो खाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम
खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो बता रही है, जैसे हमने शेखर का देखा था कि वो क्या करता है, मछली ले जाके जहाँ बेचता, मतलब जहाँ से बीज वगैरह लाता था, ठीक है, वहाँ तो मछली होती नहीं थी, जहाँ से वो बीज वगैरह लाता था तो उसको क्या करना पड़ता था, अपना जितना भी उसका जो खाद्यान्न था, जो गेहूं वगैरह होता था, वो उसी के यहाँ बेच सकता था। ऐसे ही था कि ये लोग जहाँ से कर्ज लेते थे, क्योंकि 4 महीने तक कुछ होता नहीं था, क्योंकि वो मछलियों के प्रजनन का दिन होता था, जो मानसून आता था। ठीक है, तो वो इसलिए क्या करते थे कि मतलब कर्ज लेके अपना जीवन यापन करते थे। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, जो वो खाली रहते हैं वो महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, पिछले साल जब सुनामी आ गई तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, इनसे इनका काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई। दिन बात करें अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, तो गांव के क्षेत्रों में हमने देखा आजीविका के साधन। अब इसका कंपेयर करते कैसे क्या क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कैसे कैसे लोग कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। ठीक है, अच्छी फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं कि बारिश अच्छी होगी तो सही अच्छा मौसम बना रहा तो फसल अच्छी होगी। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। ठीक है, जो ग्रामीण लोगों का जीवन होता है वो ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। ठीक है, यह मौसम के अनुसार ही, यदि ज़्यादा बारिश हो गई तो पूरी फसल नष्ट, और यदि बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। ठीक है, तो ये उनके ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये सीज़न जो चल रहा है वो बुवाई का चल रहा है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। ठीक है, वहीं पे यदि हम दूसरे समय की बात करें, जैसे ग्रीष्म ऋतु की ले लें, वहाँ पे उनका बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा कैसे कैसे मध्य भारत में जीने का आधार क्या होता है और दक्षिण भारत में जीने का आधार क्या होता है, उत्तर भारत में जीने का आधार क्या होता है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पे क्या बात कही गई है कि जैसे हमने देखा कि तुलसी शेखर जो थे, दोनों की परिस्थितियाँ वही थी। उनके पास क्या होता है कि जब तक वो काम करते हैं तभी तक उनको पैसा मिलता है और उनका जीवन यापन चलता है। यहाँ पे जब तक इनको मछलियाँ मिल रही हैं, ठीक है, तब तक ही इनका जीवन यापन चल रहा है। यानी कि काम भले ही अलग अलग हो लेकिन परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं समानता दर्शाती हैं कि दोनों में ही वही सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। ठीक है, मतलब जिस ज़मीन को वो जोतते बोते हैं वो ज़मीन कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ठीक है, मतलब कि मजदूरी करते हैं। तो ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, जैसे तुलसी करती थी। कई लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए, बाज़ार में बेचने के लिए ही वहाँ पे ज़मीन में अनाज उगाते हैं। ठीक है, कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसान हो या मछली वाला हो, उनको उन व्यापारियों को ही फसल बेचनी पड़ती है या मछली जिनसे वो उधार लिए रहते हैं, इसलिए भी वे खेती करते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है। ठीक है, हमने सारी बातें डिटेल से इसीलिए पढ़ी है ताकि अब आपको समझ में आए। यहाँ पे उसका सारांश दिया हुआ है कि गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ठीक है, जब उनके पास कोई काम नहीं रहता और खाने को भी नहीं रहता तब भी उनको उधार लेना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भी हैं जो कि मतलब कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों वाले हैं, व्यापारी हैं और अन्य काम धंधों पर भी वो फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है,
हस्तशिल्प का मतलब क्या है कि हाथ से बनाने वाले, यानी कि जैसे कोई बर्तन बना रहा है, कोई झाड़ू बना रहा है, कोई कपड़े सिल रहा है, ये क्या हो गए, हस्तशिल्प हो गए। ठीक है, तो हस्तशिल्प वालों को भी हमेशा नहीं मिल पाता है उनको रोजगार, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कोई है तो वो बारिश के मौसम में मिट्टी के बर्तन नहीं बना पाता है। ठीक है, इसलिए उसका रोजगार, क्योंकि उसका यदि उसी से धंधा चल रहा है तो फिर उसका धंधा पूरा नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। देन तो यहीं पे ये सारी बातें समझाई गई है। यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, खेत के बारे में ही है, थोड़ी सी बात है तो इसको डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बना के कैसे हम फसल उगा सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है, यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो रहते हैं वो चखेसंग समुदाय के हैं और सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे ज़मीन ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, इनको छोटे छोटे यदि हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे बांट देते हैं सीढ़ी नुमा, तो क्या हो जाएगा, अब ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर में हो जाएगी, यानी कि अब पानी यहाँ पे रुकने लगेगा। जो ऐसे थी बिल्कुल ढलाऊ थी, अब उसको हमने ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, यानी कि बीच बीच में सीढ़ियाँ बना दी, सीढ़ी नुमा आकार बना दिए, तो वहाँ पे पानी रुकने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम खेती कर सकते हैं। तो यही बात बताई गई कि सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ी के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए, मतलब कि भरा रह पाए। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, ये चावल की खेती के लिए, क्योंकि चावल के लिए पानी ज़्यादा आवश्यक होता है, तो चावल की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें तो जो ये चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। ठीक है, मतलब 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं। 8 लोगों का, यहाँ पे 8 लोग ही बताया गया, 4 लोगों का, 5 लोगों का, या 8 लोगों का समूह बनाकर वो प्रत्येक लोगों की क्या करते, मदद करते। जैसे कि हम आपकी कर दिए, आप हमारी कर दिए, ऐसे उनका काम हो जाता है। जैसे खरपतवार साफ करना हुआ, या कटाई करना हुआ, या बुवाई करना हुआ, तो वो लोग मिलके कर लेते हैं। ठीक है, जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये कब तक चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जल संरक्षण का भी एक अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे कर सकते हैं, या कि ज़मीन को बंजर होने से, जो ज़मीन बंजर है या ढलाऊ ज़मीन है, उसको उपजाऊ कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी नुमा आकार बना के हम उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ढलाऊ ज़मीन है, पानी बहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से पानी आता है तो सीधे बहेगा, नीचे बहेगा। लेकिन यदि यहीं पे हम इसका ऐसे ऐसे कर दिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा आकार इसका बना देते हैं, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे। ठीक है, तो पानी यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ पे धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि धान के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और बारिश के मौसम में धान बोई जाती है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है कि धान और गेहूँ, ठीक है, तो कौन सी खरीफ है और कौन सी रबी फसल है। धान और गेहूँ नहीं, इनमें से खरीफ और रबी फसल कई सारी हैं, उन सारे के नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिख के। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोगों को पता हो कि खरीफ फसल क्या होती है और रबी फसल क्या होती है, ये नहीं बताना है। इन फसलों में, मतलब खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल इंक्लूड होती है और रबी फसल में कौन कौन सी फसल इंक्लूड होती है, ये बात बतानी है। ठीक है, सो आशा करते हैं कि ये पाठ आपको, मतलब ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दूसरा चैप्टर था, पहला भी चैप्टर जो देखा होगा और इसको भी तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर जो नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में जाए और पहले पहला चैप्टर देखे, देन उसके बाद इसको देखे और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बता दिया करो कि समझ में नहीं आ रहा या क्या कैसे हैं, तो और ज़्यादा इम्प्रूव करने की हम कोशिश करें। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे, अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविकाएँ देखी है,
अब हम देखेंगे शहरी क्षेत्रों में आजीविकाओं के साधन क्या क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कैसे शहरी क्षेत्र के लोग आज अपना जीवन यापन करते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।